हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था निर्धनता एवं बेरोजगारी, उस टॉपिक को हमने क्लियर किया था वहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा नया टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि उस टाइम पे आया था 1991 के टाइम पे। भारत में नई आर्थिक नीति आई थी। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस टाइम पे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जिनके टाइम पर मतलब आर्थिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी। तो आपने पढ़ भी रखा होगा कई लोगों ने यहाँ पर। तो आज ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण से हम क्या समझते हैं? आर्थिक व्यवस्था के अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त कर बनाई गई प्रणाली उदारीकरण कहलाती है। दूसरा की पॉइंट है यहाँ पर, आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों का सरलीकरण किया जाता है। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा की पॉइंट, किंतु वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण थी। तो 1991 के टाइम पे जो सुधारवादी नीति थी, 1991 वाली नई आर्थिक नीति के रूप में जानी जाती है, तो इसमें कई सारे उद्देश्य जुड़े हुए थे। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण, जैसे कि यही यहाँ पे दिया गया है। विनियमीकरण क्या चीज़ है? भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। अनेक उद्यमों में निजी उद्यमियों का प्रवेश निषिद्ध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। वर्ष 1991 के पश्चात आरंभ हुई सुधारवाद नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गई, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटों, इलेक्ट्रॉनिकी विमानन तथा औषधि, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। तो ये 6 चीज़ें छोड़कर बाकी सब में लाइसेंस की व्यवस्था अप्लाई की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुए थे इस नीति से? वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक एवं निवेश बैंक तथा स्टॉक एक्सचेंज एवं विदेशी मुद्रा बाजार जैसे वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन बन जाएगा कि वित्तीय क्षेत्र का विनियमन किस पर आधारित है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व है कि वित्तीय क्षेत्र का नियमन करना। वित्तीय क्षेत्र सुधारवाद नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र के सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे की पॉइंट की ओर। विदेशी निवेश संस्थाओं, व्यापारिक बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। तो इस आर्थिक नीति से जो यहाँ पे की पॉइंट दिया उसको हमने अच्छे से समझा। कर व्यवस्था अगला है यहाँ पर, कर व्यवस्था में सुधार। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। तो कर व्यवस्था सुधार, इन सुधारों का संबंध सरकार से है, जैसे कराधान और सार्वजनिक व्यय, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। तो राजकोषीय नीति हमने पढ़ी भी थी पिछले वाली वीडियो में, राजकोषीय नीति, तो आपने अच्छे से समझा होगा। वहाँ पर उच्च कर दरों के कारण कर वंचना होती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कर वंचना क्यों होती है? तो उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष करों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 कानून को पारित किया गया। तो जीएसटी आपने पढ़ भी रखा होगा कि 2016 का अधिनियम था, जो कि यह कानून 2017 से लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो असम ऐसा प्रथम राज्य था जिसने जीएसटी लागू करी थी। तो हमारा जीएसटी मॉडल कहाँ से है, आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है। तो ये 2017 से लागू है जीएसटी। जीएसटी की 4 दरें हैं, 5 दरें हैं, सॉरी, जीएसटी टाइप ऑफ जीएसटी 4 है।
इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। अगला है यहाँ पर विदेशी विनिमय सुधार। तो विदेशी विनिमय सुधार को पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके अंतर्गत पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए हम पढ़ रहे थे यहाँ पर विदेशी विनिमय सुधार। विनिमय सुधार, इसके अंतर्गत पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। तो 1991 में आपको पता भी होगा कई लोगों को यहाँ पर कि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1991 में 3 चरणों में। तो मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपने ही देश में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना ताकि विदेशी करेंसियों का आवागमन अपनी कंट्री में हो। तो इसलिए यहाँ पर 3 चरणों में एक मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ था और दूसरी बार कब हुआ था दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। व्यापार और निवेश नीति सुधार। तो पढ़ते हैं यहाँ पर व्यापार और निवेश नीति सुधार क्या चीज है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। तो उस टाइम पे जो उदारीकरण प्रारंभ किया गया तो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उदारीकरण का प्रारंभ उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस टाइम वित्त मंत्रालय मनमोहन सिंह के पास था, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय लोगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों इको सेंसिटिव इंडस्ट्री के उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं पर आयात लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो इको सेंसिटिव इंडस्ट्रीज थी, उनको छोड़कर आयात लाइसेंस की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों का आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है यहाँ पर भारतीय वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पर निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन क्या चीज है। प्राइवेटाइजेशन का तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग। तो पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि निजीकरण की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो एक ए भी डाल देगा वो वहाँ पर और ऑप्शन भी डाल देगा, तो एलिमिनेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग ही निजीकरण कहलाता है। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित होती हैं। सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा सार्वजनिक कंपनी के सीधे बेच दिया जाना ही इसका मेन उद्देश्य है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। तो विनिवेश भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को बढ़ावा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला था। अब विनिवेश को समझते हैं। यहाँ पर भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की 20 कंपनियों के हिस्से को बेचने का निर्णय लिया था। और विनिवेश की शुरुआत कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी इसकी 1991 पे, जब नई आर्थिक व्यवस्था इंडिया में आई थी। वर्ष 1993 में रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 49% के विनिवेश तथा अन्य सभी
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव दिया था। तो उस टाइम पे रंगराजन समिति, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था रंगराजन समिति के बारे में, किससे संबंधित थी। तो इसने 49% के विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव दिया था। तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। वर्ष 2005 में विनिवेश को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 2005 में। आगे बढ़ते हैं, नई विनिवेश नीति 2014। तो नई विनिवेश नीति 2014 में आई थी। वर्ष 2014 में नई विनिवेश नीति का सूत्रपात हुआ और विनिवेश के संबंध में शक्तियां वर्ष 2015 के बाद नीति आयोग को अधिकृत की गई। तो इससे पहले तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि योजना आयोग था, जब नीति आयोग स्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो उससे पहले योजना आयोग था जो 1950 में बना था। योजना आयोग उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, तो अध्यक्ष भी पीएम होता है योजना आयोग का। तो 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने एक नया कदम इसकी ओर बढ़ाया कि इसका नाम योजना आयोग से नीति आयोग कर दिया जाए। तो नीति की फुल फॉर्म तो आपको कई लोगों को पता होगी, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, विद डेट बता देता हूँ, 1 जनवरी 2015 को। तो दोस्तों ये योजना आयोग की जगह इस्टेब्लिश की गई थी नीति आयोग। तो हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं, तो विशेषताएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सार्वजनिक स्वामित्व को प्रोत्साहन देना। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अधिसूचित सीपीएसई में सरकारी हिस्सेदारी के प्रभावी हिस्से 50% या अधिक की बिक्री के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के द्वारा रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना। तो ये 2 की पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है यहाँ पर तीसरा, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को किसी अर्थव्यवस्था के साथ विश्व अर्थव्यवस्था के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यह एक जटिल परिघटना है। तो पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि जटिल परिघटना के अंतर्गत कौन सा आता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक जटिल परिघटना है। यह उन नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना है। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों का सृजन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने बहुत तीव्रता से परिवर्तन किया है। वैश्वीकरण का परिणाम है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण और स्थानीय एवं विदेशी उत्पादक दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ था। तो इससे धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ था वैश्वीकरण से। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ही अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला है यहाँ पर आर्थिक सुधार के परिणाम। तो आर्थिक सुधार के क्या परिणाम हुए थे भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 में आए सुधारों का परिणाम आर्थिक समृद्धि तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। तो विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी जो 1991 की नई अर्थव्यवस्था थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सुधार, ये पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। वर्ष 1990-91 में विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष तथा संस्थागत विदेशी निवेश $100 मिलियन जो वर्ष 2020-21 में $81.72 बिलियन हो गया था। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 10% अधिक है। तो ये बन जाएगा आपको, हालांकि आपको मैं हाल ही में हुआ जो आंकड़े आए थे मैं उनको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा अगली वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आर्थिक सुधार के परिणाम, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 में आए सुधारों का परिणाम आर्थिक समृद्धि तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। कृषि में सुधार, आर्थिक सुधारों के द्वारा कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे कृषि क्षेत्र में कोई लाभ नहीं हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पर। इस दौर में कृषि की समृद्धि पर लगातार
कम हुई सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना जैसे कि सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण इत्यादि पर व्यय कम हुआ। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबावों में उर्वरक सब्सिडी को समाप्त करने के अनेक प्रभाव हुए। इसका छोटे तथा सीमांत किसानों पर प्रभाव पड़ा। तो छोटे तथा जो सीमांत किसान थे, सीमा क्षेत्रों के, उन पर प्रभाव पड़ा और कृषि की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई थी। तो उत्पादन लागत में वृद्धि हुई थी दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई थी जो कि कृषि के क्षेत्र में, जबकि घटोतरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्योगों पर प्रभाव। तो सेकेंड सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ा था यहाँ पर? इसके द्वारा औद्योगिक समृद्धि दर भी शिथिल हुई है। यह शिथिलता औद्योगिक उत्पादों की गिरती मांग के कारण आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं तथा पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोलने पर बाध्य होना पड़ा है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि हमारे सिलेबस में भी है इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन WTO, तो इसका पुराना नाम था गैट, जो कि बाद में परिवर्तित होकर विश्व व्यापार संगठन बना। 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। तो गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो आपने पढ़ भी रखा होगा कई लोगों ने, यहाँ पर जो नए हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलें। गैट की स्थापना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर वर्ष 1948 में की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर कि कितने देशों ने इसकी सहमति से गैट की स्थापना हुई थी? तो ये 23 देशों से मिलकर 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो UPSC ने ये क्वेश्चन पूछ भी रखा था कि गैट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1948 में। गैट का ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। तो इसकी प्रमुख विशेषता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसके अतिरिक्त इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। तो एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर्यावरण का संरक्षण भी इसका एक मेन मुद्दा था WTO का। तो एक बार UPSC ने क्वेश्चन बनाया था और ये ऑप्शन भी डाल दिया था, तो लोग इसमें चकरा गए थे। मैं खुद भी चकरा गया था इसमें कि पर्यावरण का WTO से क्या ही संबंध है। तो ये क्वेश्चन सबका गलत हो गया था वहाँ पे, शायद कई लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उनका सही हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण भी इसका मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। तो भारत भी WTO से जुड़ा हुआ है पहले से ही। तो एक क्वेश्चन दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और फिर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो दोस्तों हाल ही में EO या RO के एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पढ़ते हैं यहाँ पर। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई। पहला सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के बीच जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। तो आगामी एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि 2021 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अगर हाल ही में हुआ होगा दोस्तों तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा कि हाल ही में कहाँ हुआ था या लास्ट टाइम 2021 में ही हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता के निम्न अधिकार वर्णित हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण से क्वेश्चन हमेशा ही बनता है, चाहे कोई भी पेपर हो, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 1986 में आया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें 6 अधिकार हैं जो कि हम यहाँ पर देखते हैं अभी। पहला है सूचना का अधिकार, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, तीसरा है चुनने का अधिकार, चौथा है सुने जाने का अधिकार और 5वां है निवारण का अधिकार और छठा है यहाँ पर उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हो जाएंगे। इससे
क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत अधिकार नहीं आता है। तो दोस्तों आपको ये 6 के 6 याद करने हैं। अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है तो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये है, यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार, फिर है सूचना का अधिकार, फिर है चुनने का अधिकार। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और 3 यहाँ पे ये हैं, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतने में ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक दोस्तों आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।